बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गॉडफादर ने फ़ोन बंद करके मुझसे कहा, मेरे इस अहम शख्स को पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन ये बहुत ही महफूज जगह है। घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहायत आराम और तवज्जो से इसका चेहरा तब्दील करो। मैं किसी की गलती माफ़ नहीं करता। तुमने कोई खराबी पैदा की तो जान से जाओगे। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, जनाब मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप गॉडफादर हैं, मैं कभी गलती करने की जुर्रत नहीं करूँगा। नारंग इजी चेयर पर बैठ गया और आईने में खुद को देखने लगा। गॉडफादर ने एक तस्वीर मुझे पेश करते हुए कहा, चेहरा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरा एक मातहत था, बहुत काम का आदमी था, लेकिन बहुत ही पुरअसरार तौर पर मारा गया है। कानून के मुहाफिज इसे जिंदा समझते हैं, लिहाजा अब इसे जिंदा ही रहना चाहिए। नारंग ने मजीद कहा, मैं मुस्तकिल प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि फिर चेहरे को तब्दील करने में दुश्वारी होती है। कोई ऐसा मेकअप करो कि जो पकड़ में न आए और आसानी से चेहरा बदल भी सके। मैंने कहा, प्लास्टिक के रेशों, इंसानी गोश्त के रेशों और रबड़ के मुरक्कब से एक पतली जिल्द तैयार की जाती है, वो हमारे पास है। इसे आप चेहरे पर लगाएंगे। इसका जोड़ गर्दन के पीछे और सामने सीने पर होगा, लेकिन जोड़ भी इस सफाई के साथ होगा कि कोई देखकर भी पहचान नहीं सकेगा। लेकिन जब भी आप इस मेकअप से निजात पाना चाहें तो इस जोड़ की तरफ से इसे खींचकर अपने चेहरे से पूरे मेकअप को उतार सकेंगे। वो मुतमिन हो गया। मैं इसका मेकअप करने लगा। जो कुछ मैंने कहा था, इसके अलावा भी मैंने इसके चेहरे पर एक ऐसा लेसदार मादा लगाया जो पहले कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसकी खासियत ये थी कि चेहरा जगह जगह से सिकुड़ जाता था। मैंने वो लेसदार मादा इसके चेहरे पर चढ़ाया और फिर गॉडफादर की दी गई तस्वीर के मुताबिक इसके चेहरे को अपनी उंगलियों से तराश कर एक मुजस्समा साज की महारत का मुजाहिरा करने लगा। जैसे जैसे चेहरा तैयार हो रहा था, वो सब मुतमिन हो रहे थे। पहले वो लोग मुतमिन नहीं थे, इसलिए गॉडफादर ने फोन के जरिए तस्दीक की थी कि मैं वाकई इस मामले में महारत रखता हूँ या नहीं। और ऐसे ही वक्त मैंने अपने दिमाग के अंदर महसूस किया था कि नारंग ख्यालख्वानी के जरिए मेरी असलियत मालूम करना चाहता था, लेकिन मैं तो एक प्लास्टिक सर्जरी माहिर के मातहत की हैसियत से आया था। मेरे ख्यालात ने भी इसे यही समझाया और वो समझकर मुतमिन हो गया था। सर्जरी मुकम्मल होने के बाद नारंग उठकर खड़ा हो गया, आईने के सामने मुख्तलिफ अंदाज से अपने चेहरे को देखने लगा। गॉडफादर ने भी कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बन गए हो। यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तुम्हें कभी एमोन की हैसियत से नहीं पहचान सकेंगे। अब तुम अपना लबो लहजा भी बदल लेना और नाम भी। नारंग ने कहा, जब मैं इस हद तक बदल गया हूँ तो मैं आखिरी हद तक भी बदल जाऊंगा, और यूं तब्दील होते रहने के लिए लाजमी है कि मुझे सिर्फ पुलिस और इंटेलिजेंस वाले नहीं, बल्कि मेरे जानने वाले भी ना कहीं देख सकें और ना मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। रोजी ने कहा, यहाँ भला कौन तुम्हें पहचानने वाला है? यहाँ तो हम सिर्फ 3 हैं। गॉडफादर तो तुम्हें अपना दस्ते रास्त बना रहे हैं। मैं तुम्हारी महबूबा हूँ और ये बेचारा तो डॉक्टर है जिसने तुम्हारे चेहरे को बड़ी कामयाबी से तब्दील किया है। ये तो इस माहिर की बदकिस्मती है कि इसने मेरा चेहरा तब्दील किया है और मौजूदा चेहरे के साथ मुझे देख रहा है। आइंदा कभी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ सकता है, मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है, लिहाजा इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। गॉडफादर ने कहा, ऐसी बातें ना करो। इसका उस्ताद हमारा बहुत पुराना खादिम है। ये लोग हमारे वफादार हैं। मर जाएंगे लेकिन कभी हमारे खिलाफ जुबान नहीं खोलेंगे। इससे बेहतर है कि इसे मार ही दिया जाए ताकि जुबान खुलने का खदशा ही ना रहे। रोजी ने कहा, एमोन तुम पर तो हमेशा खून सवार रहता है, बस कत्ल करना जानते हो। अपनों से भी दुश्मनी मोल लोगे तो क्या इस दुनिया में तन्हा जीने का इरादा है? इसने रोजी के मुंह पर एक उल्टा हाथ मारते हुए कहा, जब मर्द आपस में बात कर रहे हों तो औरत को नहीं बोलना चाहिए। वो मार खाकर पीछे गिरने वाली थी। गॉडफादर ने इसे एक हाथ से संभाला, फिर दूसरे हाथ जेब में रखा पिस्तौल निकालकर इससे इमोन का निशाना लेते हुए कहा, मैं जितना मेहरबान हूँ इतना ही जालिम भी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना वक्त इसलिए जाया किया है ताकि तुम मेरे काम आ सको, लेकिन तुम मेरे खिलाफ चल रहे हो। वो हंसते हुए बोला, ये पिस्तौल अपनी जेब में रख लो। तुम नहीं जानते मुझे दुनिया को कोई हथियार नहीं मार सकता। गॉडफादर ने कहा, तुम एक बार गोली खाकर ऑपरेशन के जरिए बच गए तो समझते हो हमेशा बचते रहोगे। मैं भी ये कारनामा करके दिखाता हूँ। इस वक्त जो पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है, तुम अभी इसे मेरे हाथ में दे दोगे। इससे पहले कि नारंग इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर इसे मजबूर करता और पिस्तौल इसकी तरफ उछालता, मैंने गॉडफादर के दिमाग पर कब्जा जमाकर पिस्तौल मेरी तरफ उछालने पर मजबूर किया और इसे कैच कर लिया। नारंग ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हारा कारनामा? तुम तो इस पिस्तौल को अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसने फौरन ही मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर इस पिस्तौल को हासिल करना चाहा ताकि वो इसके हाथ में आ जाए, लेकिन वो मेरे दिमाग पर नहीं बल्कि मेरे मौजूदा बहरूप के एतबार से प्लास्टिक सर्जरी माहिर के असिस्टेंट के दिमाग पर कब्जा जमा रहा था और नाकाम हो रहा था। इसने 2-3 बार कोशिशें की, फिर हैरानी और परेशानी से मुझे देखने लगा। इसके बाद पूछा, तुम कौन हो?
गॉडफादर को बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस तरह जिस्म बदलते बदलते आखिरी मरहले पर पहुंच गए हो। ये जिस्म अगर गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा तो तुम्हारी आत्मा फिर किसी दूसरे जिस्म में दाखिल ना हो सकेगी और ना कोई नया जिस्म हासिल कर सकेगी। क्यों नारंग, मैं गलत कह रहा हूँ? वो मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया। मुझे देखते हुए बोला, तुम बताओ कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें तो सोनिया जानती है, क्योंकि तुम इससे इंतकाम लेने के लिए पहले इसके एक बेटे को मारना चाहते थे और इस तरह रफ्ता रफ्ता वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। सोनिया ने रोजी की जुबान से कहा, हाय नारंग, मैं इस वक्त रोजी नहीं सोनिया बोल रही हूँ। क्या तुम अपना भारत देश छोड़कर अपनी माँ को हलाक करने आए हो? क्या तुमने नीलिमा की इबरतनाक मौत नहीं देखी थी? वो रोजी को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम समझती हो कि इस शख्स के हाथ में जो पिस्तौल है, इसकी गोली मुझे हलाक कर डालेगी? इसे कहो मुझ पर गोलियां चलाए, मैं तुम लोगों के सामने यहाँ रखे हुए औजार से अपने जिस्म से गोलियां निकालकर और जिंदा रहकर दिखाऊंगा। तुम हमें नादान समझते हो। 6 जिस्म बदलने के बाद अब तुम्हारी आत्मा शक्ति कमजोर हो गई है। ना तो किसी नए जिस्म में जा सकते हो और ना ही किसी शक्ति से अपने अंदर पेवस्त होने वाली गोलियां निकाल सकते हो, ना अपने जख्म भर सकते हो। क्या आप भी कहोगे कि हम गोली चलाएं? वो बेबसी से रोजी को ऐसे तकने लगा जैसे इसके पीछे सोनिया को देख रहा हो। सोनिया ने कहा, मैंने जिस तरह नीलिमा को टुकड़े टुकड़े करके मारा है, इसी तरह तुम्हें भी दुड़ा दुड़ा कर मारूंगी। अब तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती रहूंगी। गॉडफादर ने आगे बढ़कर इसे मारते हुए कहा, जलील कुत्ते, मैं तुझे पनाह दे रहा था, कानून के मुहाफिजों से बचाकर एक अच्छा ओहदा तुझे देने वाला था और तू हमें मार डालना चाहता था। नारंग ने आज तक किसी से मार नहीं खाई थी। इसने फौरन ही इसके दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा किया। गॉडफादर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने पिस्तौल को नारंग की तरफ उछाला। वो बेइख्तियार इसे कैच करने के लिए आगे आया। मैंने इसके मुंह पर एक गोंसा मारा। वो दूसरी तरफ घूम गया। दूसरी तरफ रोजी के अंदर सोनिया समाई हुई थी। इसने घूमकर एक लात इसके मुंह पर मारी। मुंह फिर से मेरी तरफ घूम गया। इसी तरह हम दोनों इसकी पिटाई करने लगे। वो भी एक फाइटर था, इस वक्त जबरदस्त मार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था। इस तरह वो मार खाते खाते दीवार से लगकर हाँपने लगा। मैंने इसके पेट पर लात मारी। वो झुका तो सोनिया ने इसके मुंह पर लात मारी। वो फिर सीधा हो गया। वो कई जगह से लहू लहान हो रहा था। इसने हाँपते हुए मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने रोजी की तरफ इशारा करके कहा, इससे पूछो। इसने रोजी की तरफ देखा तो सोनिया की आवाज गूंजी, मैं वही सोनिया हूँ जिसे तुमने हलाक करने की कसम खाई है और मुझे हलाक करने से पहले मेरे पूरे खानदान को मार डालना चाहते थे। अब तुम्हारा क्या बनेगा? वो आंखें फाड़ फाड़ कर रोजी को देखने लगा और सोचने लगा, ना तो इन पर टेलीपैथी का असर होगा ना मेरे जादू का। मैं इन पर किसी तरह भी गालिब नहीं आ सकूंगा। मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। ये सोचते ही वो वहां से निकलकर भागने लगा। सोनिया खामोश रही। मैंने कहा, क्या ख्याल है सोनिया? वो बोली, इसे भागने दो, मुझे इसे दुड़ा दुड़ा कर मारना है। ये जहाँ जाएगा वहाँ महफूज नहीं रहेगा। इसकी आत्मा शक्ति कमजोर हो गई है। अब ये सांस रोक कर किसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकेगा क्योंकि बुरी तरह जख्मी हो गया है। बेहतर ये है कि इसे और बुरी तरह दिमागी तौर पर कमजोर किया जाए ताकि ये आइंदा कभी हमें दिमाग में आने से ना रोक सके। वो चर्च के अहाते से निकलकर एक रास्ते पर भागा जा रहा था। अपने नाक मुंह से बहता खून पूंछता जा रहा था। इसने एक टैक्सी वाले को हाथ के इशारे से रोका। टैक्सी जैसे ही इसके करीब आई, मैंने इसके दिमाग में जलजिला पैदा किया। वो एकदम से चीख मारकर गिरा और टैक्सी के सामने तड़पने लगा। टैक्सी ड्राइवर और दूसरे लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हुए, दौड़ते हुए इसे उठाने के लिए आए। वो अपनी कुव्वत बर्दाश्त से काम लेकर उठने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बार सोनिया ने इसके दिमाग में जलजिला पैदा किया। वो फिर चीखें मारकर तड़पने लगा। 2-4 लोगों ने कहा, ये कुछ बीमार है, इसे अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। कुछ लोगों ने इसे सहारा देकर उठाया और टैक्सी की पिछली सीट पर बिठाया। इसके साथ 2 अफराद बैठ गए, फिर अस्पताल की तरफ जाने लगे। वो अपनी जहनी अजीतों को बर्दाश्त कर रहा था। अचानक सोनिया ने इस पर गालिब आकर मजबूर किया तो वो उठकर फौरन ही टैक्सी ड्राइवर से लिपट गया और इसका गला दबाने लगा। ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी रोकी। इसके पास बैठे हुए अशखास ड्राइवर की गर्दन छुड़ाने लगे। वहाँ फिर लोगों की भीड़ लगने लगी। पुलिस वाले भी आ गए। इनमें से एक शख्स ने कहा, ये शख्स पागल है या इस पर किसी किस्म का दौरा पड़ रहा है। हम इससे हमदर्दी कर रहे थे, इसे किसी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन ये ड्राइवर का गला दबोच कर मारना चाहता था।
पुलिस वालों ने इसे हिरासत में लिया, फिर अपने साथ इसे एक मेंटल अस्पताल ले गए और वहाँ ज़हनी अमराज के डॉक्टर से कहा कि इसका मुआयना किया जाए। जब इसका मुआयना होने लगा तो सोनिया ने इससे ऐसी हरकतें कराई कि डॉक्टर भी परेशान हो गए। बार बार इसे अपने काबू में करने की कोशिशें करने लगे। आखिर ये फैसला किया गया कि इसे पागल खाने भेज दिया जाए। इस फैसले के मुताबिक इसे हथकड़ी पहनाई गई, रस्सियों से बांधा गया ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। फिर इसे एक पागल खाने में पहुंचा दिया गया। जब इसे एक कमरे में चंद पागलों के साथ पहुंचाया गया तो सोनिया ने इसके दिमाग में कहा, देखो ये कितनी अच्छी, पुरसकून और वीरान जगह है। यहाँ रहकर तुम तपस्या कर सकते हो और दोबारा अपनी आत्मा शक्ति हासिल कर सकते हो। हम इंतजार करेंगे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर मजबूर हो जाएगा कि अपने दिमाग में आने वाले दुश्मनों को रोक नहीं सकेगा और इसकी आत्मा शक्ति भी वहाँ पहुंचकर कमजोर हो जाएगी। लेकिन अपनी हिमाकतों से और गलत मंसूबा बंदी के बायस वो इस हाल को पहुंच गया था। सोनिया ने कहा, तुम ये ना सोचना कि हम तुमसे गाफिल रहेंगे। तुम्हें दिमागी जलजले वाली दवा दिन रात दी जाती रहेगी ताकि तुम कभी दिमागी तवानाई हासिल ना कर सको। अब हम जा रहे हैं, यहाँ आराम से रहो। हम इसके दिमाग से चले आए। वो बेबसी से आहनी सलाखों वाले दरवाजे को थाम कर बाहर देखने लगा। अब इतना बड़ा शक्तिमान जो किसी से जेर नहीं होता था, अब एक पागल बनकर वहाँ कैद हो गया था और अब इसके दिमाग में कोई ऐसी तदबीर नहीं आ रही थी कि वो खुद को वहाँ से रिहाई दिला सके। इसने सोचा, अमरीकी काबरीन में से किसी को मुखातिब करना चाहिए, इनसे मदद मांगनी चाहिए। शायद इनके टेलीपैथी जानने वाले मुझे यहाँ से निकाल सकें। वो बाबा साहब के इदारे वालों के दुश्मन हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। फिर इसे अल्पा का भी ख्याल आया, लेकिन ख्याल ख्वानी की लहरें इसके दिमाग को ढूंढ नहीं सकती थीं। वो इसराइली काबरीन में से किसी एक से राब्ता करके अल्पा से इल्तिजा कर सकता था कि वो इसके दिमाग में आए। ऐसा सोचते वक्त अचानक इसे पीठ पर एक जोरदार लात पड़ी। इसने पलट कर देखा, एक पागल इसके पीछे खड़ा हुआ था और कह रहा था, अबे अंदर आकर बाहर क्या देख रहा है। दूसरे पागल ने कहा, अपने बाप को देख रहा होगा। मेरे बाप ने भी मरते वक्त कहा था, बेटे पागल खाने में ही रहना, मैं वहीं आकर मुलाकात करूंगा। तीसरे पागल ने कहा, फिर तो यही तेरा बाप है, अभी बाहर से आया है। दूसरे पागल ने नारंग के मुंह पर थूक कर कहा, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। मुंह पर थूकते ही नारंग आपे से बाहर हो गया, एकदम जुनून में आकर इसे मारने लगा। बाकी तीनों पागल इसे लिपट गए और इसकी पिटाई करने लगे। अच्छा खासा हंगामा हो गया, जिसे सुनकर गार्ड फौरन ही आहनी दरवाजा खोल कर आए, फिर डंडों से इन्हें मारने लगे। इसके बाद नारंग की भी अच्छी तरह पिटाई की गई। इन्हें दूर दूर कमरे के एक कोने में बिठा दिया गया। वो दीवार से टेक लगाकर शिकस्त खुर्दा अंदाज में बैठ गया। बुरी तरह लहूलुहान हो गया था, थक कर निढाल भी हो चुका था। सोचने लगा, अब गुस्सा करने और जोशो जुनून में आने से काम नहीं बनेगा, इसे सब्र करना होगा। इसकी आत्मा शक्ति जरूर कमजोर हुई है, लेकिन टेलीपैथी का इल्म बाकी है। अगर वो अपने दिमाग की तवानाई बहाल रखेगा तो अपने बचाव के लिए कुछ कर सकेगा। इसने फिर सोचा, नहीं, मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, मुझे जरा सब्र करना चाहिए। इन पागलों में रहकर अपनी कुव्वतें बर्दाश्त को आजमाना चाहिए। जरा दिमाग तवाना हो जाए, फिर मैं देखूंगा कि अपनी रिहाई के लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ गॉडफादर अपनी इस ऐशगाह में रोजी के साथ और मेरे साथ था। इसने मुझसे पूछा, तुम फरहाद हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सुन चुका हूँ और अभी रोजी के अंदर से मादाम सोनिया बोल रही थी। हाँ, यहाँ हम मियाँ बीवी मौजूद हैं और अब जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक वार्निंग दे रहे हैं कि हम गुरु नारंग से बुरा हशर तुम्हारा करेंगे, क्योंकि तुम असला माफिया के गॉडफादर हो। दुनिया के पता नहीं कितने हिस्सों में असला सप्लाई करते हो। गॉडफादर ने कहा, मिस्टर फरहाद, हमारी दुनिया में इतनी बुराइयां और इतने जुराइम फैले हुए हैं कि आप टेलीपैथी की फौज के साथ भी इन जुराइम और बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम कभी आपके मुकाबले पर नहीं आए कि हम ना आपसे टकराना चाहते थे और ना आपसे कोई दुश्मनी मोल लेना चाहते थे। आज भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, और अगर सजा देना चाहते हैं तो दुनिया के तमाम जुराइम पेशा अफराद को और इनके मालिकान को सजा दें। सोनिया ने रोजी की जुबान से बोलते हुए कहा, फरहाद, ये दुरुस्त है, हमें किसी की अच्छाई बुराई से क्या लेना है। हमें तो ये देखना है कि जो अच्छे नेक राह रास्त पर चलाने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें सजाएं देकर खत्म कर देना चाहिए। लिहाजा इसको इसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन ये हमें पसंद नहीं है कि ये मजहब की आड़ लेकर गॉडफादर बना हुआ है। इधर असला माफिया का गॉडफादर और उधर चर्च का फादर, लानत है। अगर अभी ये यहाँ से ना गया और चर्च को अपने तमाम आलाकारों के साथ खाली नहीं किया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन ही दोनों कान पकड़कर बोला, मैं अभी फौरन ही अपने आलाकारों के साथ जा रहा हूँ। इसने फौरन ही इंटरकॉम के जरिए अपने तमाम मातहतों को बुलाया और कहा, हम आज से ये चर्च छोड़ रहे हैं, यहाँ राहिब और राहिबा बनकर नहीं रहेंगे, लिहाजा अभी यहाँ से चलो। ये कहकर वो इस रिहाइशगाह से बाहर निकल गया। मैं भी इसके पीछे बाहर आया और इसे इसके मातहतों के साथ जाते हुए देखने लगा। जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे
सोनिया ने गॉडफादर से कहा, मैं अभी कह चुकी हूँ कि जो राह रास्त पर जाने वालों को सताए तो हम इन्हें बुरी तरह सजाएं देते हैं, हत्ता के हलाक तक कर देते हैं। तुम जो दुनिया में असला सप्लाई करते हो तो ऐसे असले से कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, तुम कभी इसका जवाब नहीं दे सकोगे, लिहाजा तुम भी सजा के काबिल हो। वो परेशान होकर बोला, आप बात बदल रही हैं। मैं बात नहीं बदल रही, तुम्हारा रास्ता बदल रही हूँ। अगर हो सके तो जुराइम से बाहर हो जाओ, अगर नहीं आओगे तो हम तुम पर जबर नहीं करेंगे। तुम जरूर ज़ेरे ज़मीन दुनिया के गॉडफादर बने रहो और जुराइम करते रहो, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगी। वो हैरानी से बोला, आप मेरी मदद करेंगी? हैरान क्यों होते हो? अगर मेरी किसी बात में वजन नहीं होगा और वो तुम्हें गलत लगेगी तो इस पर अमल न करना। आप क्या कहना चाहती हैं? वो नारंग बड़ी खूबियों का मालिक है, जादूगर भी है और टेलीपैथी भी जानता है, लेकिन वो कभी किसी का हो नहीं सकता। लेकिन तुम इसे अपना मातहत बनाओगे। वो कभी किसी का मातहत नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा बादशाह बनकर रहने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर तुम इसकी टेलीपैथी से काम लेना चाहते हो तो बड़ी चालाकियों से काम लेना होगा, तभी इसे हमेशा अपना मातहत बनाकर बहुत से काम ले सकोगे। मादाम आपकी बातों में वजन है और मैं बागी हो जाने वालों से काम लेना जानता हूँ, इन्हें मजबूर और बेबस गुलाम बनाकर रखना भी जानता हूँ, तो फिर यहाँ से सीधे पागल खाने जाओ। हमने इसे वहाँ पहुँचा दिया था, अब तुम अपने ज़राए इस्तेमाल करके इसे रिहाई दिलाओ और अपने साथ ले जाकर इसे जिस तरह मजबूर और बेबस बनाकर रख सकते हो रखो। नाकाम रहोगे तो ये मत भूलना कि वो हमें नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि हमें नुकसान पहुँचाने से पहले तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। लिहाजा अच्छी तरह सोच लो, फिर पागल खाने का रुख करो। मदाम मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, वो मुझसे चालाकी नहीं दिखा सकेगा। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था, इसने कार का रुख पागल खाने की तरफ मोड़ दिया। सभी ये सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तेजपाल को किसने अगवा किया है। खुद हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि तेजपाल अचानक कहाँ गुम कर दिया गया है। अल्पा भी हैरान थी, लेकिन अमरीकी अकाबरीन यकीन नहीं कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि अल्पा ने ही तेजपाल को अगवा किया है, क्योंकि गुरु नारंग के बारे में मालूम हो गया था कि वो जिस्म बदल कर और एमून नामी खतरनाक आदमी के जिस्म में दाखिल होकर बेबस हो गया है। इसके पागल खाने जाने तक की बातें सबको मालूम थी। फिर वो पागल खाने से किस तरह रिहा हो गया और इसे कौन ले गया, ये बात अभी तक पेरिस के पुलिस और इंटेलिजेंस वाले नहीं जानते थे। दूसरी एजेंसियों के सुरागरसा भी इस जुस्तजू में थे कि पहले तो तेजपाल गया और अब नारंग भी कहीं गुम हो गया है। तेजपाल और नारंग दोनों ही बाकमाल और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। सुरागरसानों को इस बात का इंतजार था कि वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों का इजहार करेंगे तो शायद इनका सुराग मिल सकेगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि दो गैर मामूली खतरनाक मुजरिमाना जहनियत रखने वाले कहीं रुपोश हो गए थे। इसके अलावा भी जो कुछ हो रहा था इसे अमरीकी काबरीन समझ रहे थे, और वो बात ये थी कि इनके 16 टेलीपैथी जानने वालों में से 4 कहीं गुम हो गए थे, और सभी ये राय कायम कर रहे थे कि जेनी ने जिस तरह 18 टेलीपैथी जानने वालों में से 2 को खत्म किया है, इसी तरह इसने और पोरस ने दूसरे 4 टेलीपैथी जानने वालों को भी खामोशी से हलाक कर दिया है। वो शायद अभी अमेरिका से नहीं गए हैं। अमरीकी अकाबरीन अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों की हलाकत की खबर छुपा रहे थे। छुपाने में ये मसलहत थी, वो रोब और दबदबा कायम रखना चाहते थे कि अभी अमेरिका में 16 टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं, और अगर ये बात किसी ने जाहिर की तो ये सुराग मिल सकेगा कि ये खबर जाहिर करने वाला कौन है। ऐसा करने वाला दुश्मन तो जरूर होगा, लेकिन ऐसे दोस्त भी होते हैं जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करते हैं और बात को छुपा कर रखते हैं। इसीलिए इन 4 की हलाकत को या गुमशुदगी को फिलहाल छुपा कर रखा गया था। अल्पा और ब्रेन आदम के दिमाग ऐसे हो गए थे कि वो एक दूसरे से ख्याल ख्वानी के जरिए बोल नहीं सकते थे। अगर अल्पा अपने बिग ब्रदर को मुखातिब करती तो इसका दिमाग नहीं मिलता, इसलिए वो अक्सर टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू करती थी, और कोई खास बहुत ही अहम बात हो तो खुफिया जगह मुलाकात करते थे। ऐसे ही एक जगह इन दोनों ने मुलाकात की। फिर ब्रेन आदम ने कहा, मामलात ऐसे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहे। तुम कह रही थी कि तेजपाल बहुत गैर मामूली है। हाँ, बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है, हमारे बहुत ही काम आ सकता था, अब भी आ सकता है अगर इसका सुराग मिल जाए। यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर इसे किसने गायब किया है। बाबा साहब के इदारे वालों के मुतालिक तो सोचा ही नहीं जा सकता। सोनिया अमेरिका में थी, तेजपाल इसके करीब था, फिर भी इसने इसे छोड़ दिया था और नीलमा को मार दिया था। हमारा शुबा सिर्फ अमेरिका के रिपोर्ट टेलीपैथी जानने वालों की तरफ जाता है। उन्होंने इसे कहीं गायब किया है। नहीं बिग ब्रदर, वो तो इनके शिकंजे में था। उन्होंने तेजपाल को अपना मामूल और ताबे बना रखा था। फिर वो क्यों इसके लिए परेशान हैं और इसे तलाश कर रहे हैं?
वो शायद हमें धोखा दे रहे हों। इससे इन्हें क्या फायदा होगा? वो अपनी बहुत सी अहम बातें छुपाते हैं, इसे भी छुपा रहे होंगे और मुझे शुबा है कि नारंग को गायब करने में भी इनका हाथ है। खुद सोचो कि इतनी जबरदस्त शक्ति रखने वाला गुरु नारंग आखिर कहाँ जा सकता है? या तो वो हलाक कर दिया गया है या फिर इसे कहीं छुपा कर रखा गया है। और अगर तेजपाल और नारंग को उन्होंने छुपा कर रखा है तो वो हमारी तरह बड़ी राजदारी बरत रहे हैं। तुम मेरी बात को समझो कि अब तक ये बात किसी के समझ में नहीं आई कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमारा दिमाग मुर्दा कैसे है? कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों तक नहीं पहुंचता है। अब तेजपाल और नारंग ही ऐसी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। नारंग ऐसा जादूगर है जो किसी न किसी तरह हमारे बारे में जरूर मालूम करेगा और मालूम करने के लिए बहुत राजदारी से काम लिया जा रहा है। जैनी और पोरस ने 2 टेलीपैथी जानने वालों को हलाक कर दिया। इसके बाद बाबा साहब के इदारे की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। फरहाद अली तैमूर के जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। कहीं किसी की मौजूदगी की इतला नहीं मिल रही। क्या ये गहरी खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा नहीं हो सकती? हो सकता है, लेकिन अभी जो तेजपाल और नारंग का मामला है इससे बाबा साहब के इदारे वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो इन दोनों की फिक्र है और मैं चाहता हूँ कि वो कमबख्त गुरु नारंग यहाँ किसी तरह भी ना आएगा तो मालूम कर लेगा कि हमने किस डॉक्टर के जरिए अपने दिमाग को जिंदा रखा है।